Okay, share my screen. Just a second. Okay. Share. Okay, तो ये क्लियर था ना, ये वाला जो कल किया था, कल ही तो था। Yes, sir. तो PR इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट, रिलीज होता है, RFQ फिर होगा, फिर यू नो कोटेशन, RFQ में कोटेशन मेंटेन हुआ, ठीक है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। हाँ, कोटेशन पे कंपेयर हुआ, कंपेयर होने पे प्राइस डला इस पे, और उसका कंपेयर हुआ, सारे प्राइस से कंपैरिजन इस पे हुआ, फिर जो वेंडर यहाँ पे आया उसका कॉन्ट्रैक्ट हम बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट से PO बनेगा, PO रिलीज होगा, रिलीज को होके GR हुआ, क्वालिटी हुआ और इनवॉइस हुआ, ठीक है। दिस इज द P2P साइकिल। अगर ये सब अगर RFQ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, QM नहीं है, तो PR, PO, GR, इनवॉइस, ये 4 चीज हैं जो हमने भी देखा था, EBAN से निकाला था ना, PR, PO और फिर EKB से GR और इनवॉइस। तो ये 4 ही ट्रांजैक्शन होता है P2P साइकिल में। अगर इसमें प्रोसेस डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, अगर टेंडरिंग का भी प्रोसेस है तो इस तरह से होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट है। QM का तो हमारा नहीं है, बट इसमें होगा, और इनवॉइस, ठीक है। तो इसमें जो जैसे क्विकली स्लाइड क्या है, जैसे जब मैं ME51 करता हूँ, हाँ, फेज वाइज एक्टिविटीज क्या क्या होती है। जैसे जब मैं PR करता हूँ, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स, हाँ, रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करता हूँ। फिर उसके बाद सोर्स डिटर्मिनेशन में देखा था कि सोर्स कहाँ से मैं माल लूंगा, तो वो सोर्स डिटर्मिनेशन होता है। जब RFQ का प्रोसेस, तो RFQ का प्रोसेस का मेन आइडिया है सोर्स डिटर्मिनेशन एंड आल्सो वेंडर सिलेक्शन। हाँ, तो मैं 3-4 वेंडर अगर मुझे माल देंगे तो उनका अलग अलग कोटेशन बनाता हूँ, ईच वेंडर का एक कोटेशन, उसके बाद हर कोटेशन में प्राइस एंटर करके कंपेयर करके एक वेंडर सामने आता है जो कि बेस्ट प्राइस देता है हमें, और आई गो विद द PO। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में सोर्स डिटरमाइंस हुआ, फिर जाके RFQ की जब हम कंपेयर किया, सब कुछ किया, तो वी सिलेक्ट अ वेंडर। हाँ, तो वेंडर सिलेक्ट होके ऑर्डर प्रोसेस होगा। तो जो वेंडर सिलेक्ट किया तो हम उसका ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं ME21 से। यहाँ पे विल टॉक अबाउट शेड्यूलिंग एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकता है, तो विल टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। सो इट्स ऑल ऑर्डर प्रोसेसिंग। कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्ट के बाद PO बनता है ME21 से। एग्रीमेंट से भी हम एग्रीमेंट और PO सेम है, तो इट इज सेम। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट से शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, सॉरी, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट और परचेज ऑर्डर का काम सेम है, मतलब वो परचेज ऑर्डर एक्चुअली है। ये भी एक परचेज का ही एक एग्रीमेंट है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, और ये। बट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज अ लाइक एक वेंडर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट पे चाह रहा हूँ, इतना 1 साल के लिए इतना पैसा में इतना माल दोगे, तो कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद शेड्यूलिंग भी बन सकता है, PO भी बन सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के बाद PO बनता है, PO या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बन सकता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड ये ऑप्शनल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जाना चाहते हो तो सीधा PR से PO बना सकते हो, या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट बना सकते हो। तो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट इज समथिंग विच इज वेरी लेस यूज्ड। हाँ, तो ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते। PO ही मेन कॉमन है, जो 99% ऑफ द केसेस में PO ही परचेज ऑर्डर ही होता है। कुछ कुछ केसेस में शेड्यूल एग्रीमेंट होता है, विल टॉक अबाउट इट। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल एग्रीमेंट, विल डू चैप्टर। हाँ, इसके बाद माल आता है, गुड्स रिसीव हुआ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हुआ। तो माल आया, हम किस तरह से उसको मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर होगा। तो मीगो जो आप यूज़ करते हैं, वी आर डूइंग द गुड्स रिसीव एंड ऑल्सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट। एक प्लान से दूसरा प्लान गया, एक लोकेशन टू लोकेशन ट्रांसफर हुआ, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। एंड देन इनवॉइस होता है। तो आफ्टर ये इनवॉइस इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, मतलब आफ्टर इट इज देयर, एंड फिर इनवॉइस आता है। तो गुड्स के साथ ही इनवॉइस आ जाता है, या ईमेल से भेजते। तो माइरो का जो ट्रांजैक्शन है
वहाँ पे हम इनवॉइस वेरिफिकेशन करते हैं। तो दीज आर द फेज वाइज एक्टिविटीज ऑफ P2P साइकिल, ठीक है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो परचेज रिक्विजिशन है। तो परचेज रिक्विजिशन क्या है, हमने वी हैव चेक्ड इट वंस कि इट्स अ की कंपोनेंट इन एसएपी, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल। तो फर्स्ट स्टेप में होता है कि यूजर क्रिएट अ परचेज रिक्विजिशन टू रिक्वेस्ट गुड्स और सर्विसेज। तो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इट्स एन इंटरनल डॉक्यूमेंट एंड द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर स्टार्टिंग द एमएम प्रोसेस, ठीक है। एंड if I want goods or services, तो वो रिक्वेस्ट हम जनरेट कर सकते हैं कि किस तरह से हम रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा, कौन नहीं है ये पे, दो तो नहीं थे, विकास और संजीव, मुकेश, मोनीश और कौन है, संजीव नहीं है क्या, तीन जन नहीं है ना आज? यस सर। तो ये पहले से ही 3 जन थे या फिर एक कोई अभी चला गया? अभी 4 दिख रहा था ना कि 3 ही दिख रहे थे? नहीं 3 ही दिख रहे थे सर। पहले से 3 थे सर। अच्छा, मैसेज नहीं वो कर 2 का मैसेज आया ना, 2 का मैसेज आया था ना। हाँ एक सेकंड रुको। 3 का ही आ गया सर, मैसेज तीनों का ही आ गया। अच्छा, मोनीश भी आ गया। अच्छा, मोनीश, मुकेश, संजीव। अच्छा, मैं सोचा कि 4 दिखा कि 3 दिखा, वही तो ठीक है, चलो फाइन, ग्रेट, ठीक है फाइन। चलो, तो यहाँ पे परचेज रिक्वेजिशन क्या है कि जब हम बाय क्रिएटिंग क्रिएशन ऑफ द परचेज, इस तरह हम इसमें क्या होता है कि कौन सा मटेरियल हमको परचेज करनी है, कौन सा क्वांटिटी है, डिलीवरी डेट है, अकाउंट असाइनमेंट कौन सी है, दैट कैन बी स्पेसिफाइड। तो ये हमने देखा अगेन एज वेल। हाँ, तो और डॉक्यूमेंट फ्लो है, जिससे हमने जब देखा किया था ना प्लान चूज करने के लिए, पीआर वाले पे एक स्टेटस टैब होता था, अगर याद हो तो। हाँ, पीआर के अंदर स्टेटस टैब में हमको पीओ दिखता था, राइट। तो हमने ई बैन से पीआर और पीओ निकाला था। किस तरह से निकाला था, क्योंकि वो पीआर के, अगर पीआर से पीओ बना तो स्टेटस टैब में परचेज ऑर्डर दिखता है, राइट। क्लियर ना वाजिद और बाकी? हाँ, विकास भी। हाँ, यस उसका सर। हाँ, तो अप्रूवल भी है। तो इससे मान लो मैंने बोला था कि रिलीज जब होता है तो अप्रूवल का भी प्रोसेस होता है पीआर में, एंड ऑल्सो अकाउंट असाइनमेंट। तो इसका अलग चैप्टर है, अगेन विल टॉक अबाउट इट, कि अकाउंट जैसे कॉस्ट सेंटर को कुछ देना है या इंटरनल ऑर्डर पे देना है, तो ये हम अलग से करेंगे चैप्टर है। बट इट ऑल्सो कैन बी डन इन ऑल डॉक्यूमेंट्स। पीआर में भी अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी होती है, पीओ में भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी होता है, शेड्यूल एग्रीमेंट भी होता है। तो सारे परचेसिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब में ये होता है, ठीक है। तो परचेज रिक्वेशन पे ये होगा इस तरह से। ये ए जो है ना, यहाँ पे ए इज अकाउंट असाइनमेंट, आई इज आइटम कैटेगरी। तो दिस विल टॉक अबाउट इट, वी हैव अ सेपरेट चैप्टर एंड इट्स इंपॉर्टेंट आल्सो। तो विल डू। तो ये परचेज रिक्वेशन है, हेडर डिटेल्स है, कौन सा मटेरियल है, कौन सा कितना है, कितना डिलीवरी डेट है, कौन सा प्लांट में के लिए परचेज कर रहे हो, कौन सा ग्रुप है, इस फाइन। और स्टेटस टैब में मैंने बोला था जो परचेज ऑर्डर दिखेगा, कि अगर इस पीआर से हमने पीओ बनाया तो इसमें दिखेगा, ठीक है। तो ये परचेज हो गया। तो आई विल शो अ सिनेरियो आफ्टर दिस। हाँ, अब देखो रिलीज पे ये है। अब रिलीज में क्या है कि हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो हम हमारे क्लास में ये स्ट्रैटेजी हम बना नहीं सकते, बिकॉज एक स्ट्रैटेजी अगर बन गया है तो इट वुड नॉट बी क्रिएटेड अगेन। तो एक यहाँ पे चैलेंज है, बट आई टेल यू कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से मतलब इंटरव्यू में किस तरह से पूछते हैं और किस तरह से आंसर करते हैं। विल डू अ सेशन आल्सो फॉर दिस। और कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ होता है, विल टॉक अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो एक है कि एक एक पीआर है, मान लो हाई परचेज है। हाँ, क्या क्या क्राइटेरिया है, आई टॉक अबाउट इट। हाँ, तो मान लो कि 1 लाख का परचेज है, तो वो अप्रूवल चाहिए। तो फर्स्ट अप्रूवल ये देखो, फर्स्ट एक कोड ये कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा जब ये चैप्टर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होता है वो हम करेंगे। तो फर्स्ट है एवीपी। तो पहला वो एवीपी लीगल असिस्टेंस देखेगा, फर्स्ट लेवल ऑफ रिलीज, ही विल चेक। हाँ, मान लो कुछ चेंज करना है, क्वांटिटी चेंज करनी है, डिलीवरी डेट चेंज करनी है, या कुछ और चेंज करना है, तो करके वो अप्रूव करेगा। हाँ, कि भाई उसने बोला कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, ये अप्रूव आएगा। जैसे ही अप्रूव करेगा कि सेकंड पे आ जाएगा, सेकंड पे चला जाएगा। तो वो वर्क फ्लो से होता है, तो रोल वाइज होता है, मतलब हर कोड का बेसिस जो है वो रोल देता है। तो अगर मान लो ये मैं अगर एवीपी कोई एक बंदा है,
एवीपी ट्रेजरी दूसरा बंदा है, तो उसके पास ये 4 को अप्रूव करने का रोल होगा, ऑथराइजेशन होगा एक्चुअली। जो एवीपी लीगल असिस्टेंस है वो इस वाले कोड का को अप्रूव करने का ऑथराइजेशन होगा उसके बाद, तो वो रोल दिया जाता है कि पर रिलीजर रोल बोलते हैं, एंड इट्स अ बेसिस एक्टिविटी, तो हर यूजर आईडी पे वो रोल आता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फर्स्ट ये लीगल असिस्टेंस वाला जो वो देख के बोलेगा कि सब कुछ सही है, वो ओके करेगा, तो ऑटोमेटिक वर्कफ्लो ट्रिगर होगा एंड 4 के पास चला जाएगा कि दिस परचेज रिक्विजिशन इज पेंडिंग फॉर अप्रूवल, चला जाएगा। हाँ, वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर दूसरा एक मॉड्यूल है वर्कफ्लो। तो जब भी अगर वर्कफ्लो एसएपी वर्कफ्लो एक कंसल्टेंट डिफरेंट होती है, जहाँ पे वो अलर्ट सिस्टम मेल वो सब जाता है वर्कफ्लो में, जब होता है तो वो चला जाता है ऑटोमेटिक, तो उसको एक नोटिफिकेशन मिलता है कि भाई इसने अप्रूव कर दिया, तो अब आपको करना है। तो वो फिर सेम ये ही डॉक्यूमेंट ME54N पे खोल के ये बटन है वो नीचे दिखेगा, मतलब ये येलो है और ये 2 बटन जो है वो नीचे दिखेगा, और ऊपर वाला में वो टिक रहेगा। मतलब फर्स्ट वाला जब भी कर लेगा तो सिंगल टिक हो जाएगा, और फिर सेकंड वाले पे अगर मान लो कि वो करना चाहता है तो येलो यहाँ पे आएगा और ये वाला पार्ट यहाँ आएगा नीचे। और नाउ विल चेक, उसके पास भी इस तरह से कई व्यू है, क्या कुछ चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हायर अथॉरिटी है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल है, ये VP है। हाँ, ये AVP है। किसने कुछ चेंज किया तो उसने चेक किया, कर दिया, ठीक है, और उसके बाद अगेन नोटिफिकेशन चला जाएगा VP को कि ये परचेज रिक्वेशन इज पेंडिंग फॉर रिलीज। इसके पास भी इस ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, ये ट्रायंगल, और ये जो बटन है वो यहाँ पे आएगा, ही विल क्लिक ऑन इट, तो वो ब्लॉक से रिलीज हो जाएगा। अभी ब्लॉक्ड है क्योंकि पूरा नहीं हुआ, जैसे ही खत्म हो जाएगा तो वो रिलीज हो जाएगा। एंड देन सेव करना पड़ेगा, क्लिक करके सेव करो, नेक्स्ट बंदा भी क्लिक करेगा सेव, थर्ड बंदा भी क्लिक करेगा सेव, एंड देन इट इज रिलीज्ड, ठीक है। तो अगर रिलीज प्रोसीजर पे ट्रिगर होता है तो जब तक इसको रिलीज नहीं करोगे तो PO नहीं बना पाओगे, तो यू कैन नॉट क्रिएट अ परचेज ऑर्डर इफ यू आर नॉट रिलीजिंग इट, ठीक है। तो रिलीज करना जरूरी है, मतलब सॉरी सेव करना, तीनों लेवल रिलीज होना जरूरी है, और हर लेवल को रिलीज करके सेव करनी पड़ेगी। तो इसका हम विल टॉक अबाउट इट, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, विल टॉक अबाउट इट। तो ये रिलीज हो गया, देन इट इज फ्री कि अब आप इसका PO बना सकते हैं। तो PR से हम PO बना सकते हैं। तो PR से अगर टेंडरिंग का प्रोसेस है तो PR से RFQ बनेगा। तो पहले स्लाइड्स देख लो, फिर हम करेंगे रेसिपी में। तो RFQ है, मतलब परचेज हो गया, आप कहाँ से करेंगे, तो टेंडर करनी पड़ेगी। तो टेंडरिंग पे कुछ स्टेप्स है, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है ये प्रोसेस। कि टेंडरिंग का प्रोसेस क्या है कि इन्वॉल्व्स क्रिएशन, मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोक्यूरमेंट रिलेटेड कोड्स। हाँ, तो डिफरेंट कोड्स आती है हमारे पास, तो हम उसको वी कैन इवैल्यूएट द कोड्स। हाँ, तो ME41, ME42, ME43। ME41 से कोटेशन क्रिएट होता है, ME42 से कोटेशन चेंज हो सकता है, 3 फॉर डिस्प्ले। तो 41 में क्या करते हैं हम, क्रिएट अ न्यू RFQ। हाँ, हम हर वेंडर के साथ बनाते हैं। अगर मान लो कि मुझे बल्ब लेनी है और 3 वेंडर शॉर्टलिस्ट हुई हैं, तीनों में से मुझे एक चूज करनी है, तो तीनों का पहले वेंडर मास्टर बनानी पड़ेगी। हमने BP से वेंडर मास्टर बनाया था, क्योंकि वो वेंडर लेना पड़ेगा, अगर सिस्टम में नहीं होगा हम नहीं कर पाएंगे इंफॉर्मेशन। तो पहले वो 3 जो शॉर्टलिस्ट, तीनों में से जो करना है तो पहले वो बनानी पड़ेगी। मटेरियल तो बनेगा ही। तो एक फर्स्ट RFQ बनेगा फर्स्ट वेंडर के साथ, हाँ, दूसरा RFQ बनेगा दूसरे वेंडर के साथ, तीसरा RFQ बनेगा तीसरे वेंडर के साथ, तो 3 RFQ बनेगा पर वेंडर, एक RFQ बनता है, और उसका सेम मटेरियल डलेगा, ठीक है। एंड वैलिडिटी पीरियड होगा, कोटेशन का एक स्टार्ट डेट होता है ना, कोटेशन जैसे नॉर्मली 15 दिन का कोटेशन होता है, 1 महीने का कोटेशन होता है, तो वो हम वी कैन पुट कि कितना दिन का कोटेशन है। फिर कुछ चेंज करना है तो 42 से चेंज करो, डिस्प्ले करना है तो 43 से करो, ठीक है। उसके बाद हम सबमिट करते हैं कि तीनों वेंडर जो बना, तीनों कोटेशन जो बनाया, पहले ने प्राइस दिया, सेकंड ने प्राइस दिया, तीसरे ने प्राइस दिया, सब ने अपना अपना कोड बोला, तो वी पुट द कोड इन ME47। वेंडर्स रिसीव द रिक्वेस्ट, रिव्यू द स्पेसिफिकेशन एंड सबमिट द कोटेशंस। तो कितना कोटेशन पे कितना पैसे में वो देगा, मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो कितने पैसे में फुलफिल करेगा, वो कोड्स भेजता है हमारे को। इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकता है, मेल करके भेजा, कुछ भी करके भेजा, हम उसको रेप्लिकेट करेंगे सिस्टम में उसी कोटेशन के अंदर। सेम कोटेशन पे ही ME47 पे खोलेंगे, फर्स्ट कोटेशन फर्स्ट वेंडर का कोड दिया, सेकंड कोटेशन सेकंड वेंडर के साथ ME47 पे दिया, थर्ड कोटेशन उसका प्राइस ME47 पे, तो तीनों कोटेशन खोल के तीनों का
कोट प्राइस देनी पड़ेगी, कितने कितने प्राइस पे दे रहा है। नेक्स्ट स्टेप है ME49 टू इवेल्युएट। हाँ, तो जो भी हमने भरा, फर्स्ट कोटेशन का प्राइस भरा, सेकंड कोटेशन का प्राइस भरा सेकंड वेंडर के साथ, सेकंड कोटेशन का प्राइस थर्ड वेंडर के साथ, थर्ड कोटेशन का प्राइस, तीनों हम कंपेयर करते हैं ME49 पे। एंड बेस्ड ऑन प्राइस और अदर क्राइटेरिया एक वेंडर, तो सिस्टम ऑल्सो टेल्स मी कि विच इज द बेस्ट वेंडर। सिस्टम ही बताता है, L1 करके वो बताता है, 1 2 3 रैंकिंग बता देता है कि कौन सा मेरा फर्स्ट रैंक पे आ रहा है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, तो इसको कॉल L1। तो बेस्ड ऑन दैट आई कैन सिलेक्ट द वेंडर। तो अगर मैं सिस्टम के साथ जाना चाहता हूँ, जो लोएस्ट मुझे प्राइस में दे रहा है उसके साथ जाना चाहता हूँ, तो आई विल सिलेक्ट दैट वेंडर एंड रिजेक्ट दी अदर्स। तो आई कैन ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू रिजेक्ट ऑल्सो। तो वेंडर सिलेक्शन इस स्टेप पे हो जाता है कि तीनों में से जो भी मुझे सबसे सस्ता प्राइस में दे रहा है वो मटेरियल, उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। जैसे मान लो, देखो पीआर के बाद ही होता है। सो जब RFQ इज ME41 42 43, तो व्हेन यू ओपन दिस यू कैन ऑल्सो रेफरेंस टू पीआर। तो फर्स्ट स्टेप मेरा पीरेक है ना, परचेज इक्वेशन। तो परचेज इक्वेशन के बेस पे भी मैं कोटेशन क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे रेफरेंस टू पीरेक। ठीक है, तो यहाँ पे पीरेक डाल दो, पीरेक से वो ऑटोमेटिक ले लेगा इसमें, है ना, जो डिटेल्स पीरेक में है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे RFQ टाइप है, जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है उसमें RFQ टाइप AN है। हाँ, और लैंग्वेज है डेट, आज का डेट डालो, और डेडलाइन डेट कब तक करना है। मतलब नॉर्मली 15 दिन मैंने बोला था कि 1 महीना बोलता है, तो डेडलाइन डेट करनी है। तो 17 से स्टार्ट है, आज मतलब 30 है, नेक्स्ट मंथ 30 तारीख तक है, तो डेडलाइन डेट डालनी पड़ेगी यहाँ पे। फिर परचेज ऑर्गेनाइजेशन डालो, परचेजिंग ग्रुप डालो, इट्स इंपॉर्टेंट। एंड देन यू गो इनसाइड हेडर डेटा। हेडर में अगेन वैलिडिटी स्टार्ट एंड एंड डेट इज इंपॉर्टेंट, कब से कब तक वैलिड है। तो आज से लेके कब तक वैलिड है, तो यू कैन ऑल्सो कीप दैट। हाँ, तो ये अगेन ऑप्शनल ऑप्शनल ऑल्सो, ये सारे 1 and 3 ऑप्शनल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे करेक्टिव नंबर इज इंपॉर्टेंट। हाँ, तो हम एक ट्रैकिंग नंबर डाल सकते हैं, करेक्टिव नंबर। मतलब कि अगर LED का रिक्वायरमेंट है, सिस्का है, बजाज है, सूर्या है, तो तीनों नंबर में मैं एक करेक्टिव नंबर डाल सकता हूँ, सेम। आई कैन पुट द सेम करेक्टिव नंबर, ताकि LED बल्ब का जो मैं कंपेयर करूँ तो मैं आई कैन ट्रैक इट बाय दिस नंबर। हो सकता है कि 10 कोटेशन 15 कोटेशन में कितना कोटेशन याद रखूंगा। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट। अगर 15 वेंडर में से मुझे एक वेंडर क्रिएट करना है, या फिर 8-10 वेंडर है उसमें से करना है, तो कलेक्टिव नंबर के बेस पे मैं कर सकता हूँ। तो हेडर डेटा में जो मैंने कलेक्टिव नंबर डाला है, ट्रैकिंग नंबर, वो मुझे याद रहता है, और मुझे पता है कि ये कलेक्टिव नंबर इस परचेज के लिए है, दूसरा कलेक्टिव नंबर दूसरे परचेज के लिए, तीसरा कलेक्टिव नंबर तीसरे परचेज के लिए है। तो मैं कलेक्टिव नंबर से वो पूरा प्रोक्योरमेंट को ट्रैक कर सकता हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, कलेक्टिव नंबर डालना। ठीक है, उसके बाद यू गो हियर। जैसे मान लो मेंटेन, यहाँ पे देखो। हाँ, यहाँ पे ये नेक्स्ट स्टेप क्या है, कोटेशन मेंटेनेंस। हाँ, तो कोटेशंस आर क्या है कि डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय वेंडर। हाँ, तो RFQ के रिस्पॉन्स पे जब वो कोड देता है देन इट इज अ कोटेशन। हाँ, तो RFQ बिकम्स अ कोटेशन। हाँ, पहले तो RFQ बनता है सेम नंबर, दैट बिकम्स अ कोटेशन। जब भी आप प्राइस डालते हो ME49 पे, इट बिकम्स अ कोटेशन। ठीक है, तो ME47 पे अपडेट मॉडिफाई कर सकते हो कोटेशन, मतलब की प्राइस डाला तो बेसिकली प्राइस डलता है यहाँ पे। हाँ, यू कैन एडजस्ट प्राइसेस, क्वांटिटीज, डेट्स, सब कुछ में कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर कंपेयर होता है, तो इंडिविजुअल कोटेशन पे प्राइस डल गया, सिस्का का वाला कोटेशन पे सिस्का का प्राइस चढ़ गया, बजाज वाला कोटेशन पे बजाज का प्राइस चढ़ गया, तीसरा कोटेशन पे तीसरा प्राइस चढ़ गया। तो ME47 से मेरा एक्टिविटी हो गया। ठीक है, जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसके रेस्पेक्टिव कोटेशन पे तुमने डाल दिया प्राइस। ठीक है, और सेव कर दिया, तो कोटेशन हो गया। RFQ ही कोटेशन बन जाता है व्हेन यू एंटर द प्राइस। नंबर सेम रहता है इसमें। ME41 पे जो जनरेट हुआ 47 पे भी वही रहता है, सेम डॉक्यूमेंट, और इसमें भी सेम रहेगा। तो ME49 में इज कंपेयरिंग द कोटेशन। जो हमने तीन प्राइस के साथ 3 कोटेशन मेंटेन किया। हाँ, वी यूज दिस टू कंपेयर एंड एनालाइज डिफरेंट ऑफर्स। जितने मेरे ऑफर्स है आई कैन कंपेयर देम। ठीक है, बाय कलेक्टिव नंबर। तो कलेक्टिव नंबर यहाँ पे कंपैरिजन पे काम आएगा जब मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हम इवैल्यूएट करते हैं प्राइस और अदर कंडीशन, इवैल्यूएट करके
मोस्ट फेवरेबल कोटेशन, ये इंपॉर्टेंट है, जो मेरा मोस्ट सूटेबल और द मोस्ट फेवरेबल कोटेशन है उसको मैं चूज करता हूँ, मतलब द वेंडर विच गिव्स मी in the best lucrative price and which is the most favorable quotation, that vendor I will choose, और बाकी मैं रिजेक्ट करूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम मान लो एक वेंडर को बता रहा है कि ये फर्स्ट वेंडर है, बट तो 1 सेकेंड है। ओके, सो द मोस्ट फेवरेबल कोटेशन जो है दैट दैट वी कैन सिलेक्ट। तो कभी भी हो सकता है कि वेंडर मे नॉट चूज दैट वन विच इज ऐसे भी मान लो कि सबसे सस्ता प्राइस जो दे रहा है ना, बिजनेस कैन ऑल्सो चूज कि हम उसको उस पर ना जाए। हो सकता है कि दूसरा जो कोटेशन है उसको थोड़ा सा बेटर ऑफर मिल रहा है इन द लॉन्ग रन। तो अगर मान लो डिस्काउंट ज़्यादा है, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, बट हाँ लॉन्ग टर्म उसका गोल मेरा लॉन्ग टर्म में मुझे फायदा होगा, तो आई कैन ऑल्सो चूज माई ओन कोटेशन एज वेल। ऐसा नहीं कि जो सिस्टम जो वन करके भेज रहा है फर्स्ट कोटेशन जो आपको लेनी चाहिए, हमेशा हम उस पे जाते हैं। इसीलिए मोस्ट फेवरेबल कोटेशन, द कोटेशन विच इज मोस्ट फेवरेबल, उस पे हम जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है। हाँ, मान लो कि यहाँ पे मेंटेन किया, प्राइस डाल दिया, €1 का, सॉरी, एक पीस का प्राइस कितना है। मान एलईडी टीवी है, इसमें ट्रैकिंग नंबर डाल दिया, मतलब ये कलेक्टिव नंबर है। ये थोड़ा स्क्रीन चेंज हुआ है, मैं इसको स्क्रीन को चेंज करूंगा। तो इस तरह से मेंटेन कोटेशन होता है। कितना एलईडी टीवी है, ये दिस इज द कोटेशन नंबर, आइटम से कोटेशन है। ठीक है, और ये सॉरी मटेरियल ये है एंड दिस इज द कोटेशन। और यहाँ पे आता है कि प्राइस कंपैरिजन लिस्ट। तो बिल्डर मतलब वेंडर, वेंडर 1 एक वेंडर 2 है, इसका कोटेशन इस वेंडर के साथ कोटेशन ये है डिफरेंट है, वेंडर 1 के साथ कोटेशन डिफरेंट है। अब ये मुझे क्या प्राइस में दे रहा है, वन पीस का 107.50 पे दे रहा है, ये 107.70 पे दे रहा है। तो सिस्टम ही रैंक उसको 1 बता रहा है, बिकॉज ये सब सस्ता है। इसमें 73 है, ऐसे 50 है, सस्ता ये हुआ तो ये 1 पे देता है। तो आई कैन चूज दिस ऑल्सो। अगर मान लो कि लॉन्ग रन में मुझे फायदा हो रहा है वेंडर 1 के साथ जाने के लिए, तो आई कैन चूज दिस वन ऑल्सो, आई कैन ऑल्सो स्किप दिस वन। मतलब 240 पीस का ऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल, ये एक पीस का इसमें दे रहा है, ये एक पीस पे दे रहा है, तो ये सबसे सस्ता है, तो आई कैन गो विद दिस कोटेशन। वैल्यूएशन पे भी रैंक देगा, तो टोटल मेरा वैल्यूएशन कितना पड़ा, 25,800 देनी पड़ेगी इस वेंडर को फॉर इतना पीसेस, और यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। तो तो वैल्यूएशन पे भी वो रैंक देता है कि वैल्यूएशन वाइज मेरा सबसे सस्ता कौन सा है, और पर पीस वाइज कितना मेरा प्राइस है वो भी है। और कलेक्टिव नंबर तो ये कॉमन होता है, तो आई पुट द सेम कलेक्टिव नंबर विद इन ऑल द कोटेशन। अगर मान लो कि 2 3 4, जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 4 5 6 7, मान लो 7 8 कोटेशन है, तो सातों कोटेशन के का कलेक्टिव नंबर जो है वो हमेशा मैं सेम रखूंगा, ताकि मुझे बाद में कलेक्टिव नंबर से वो सारा कोटेशन उठ के आए जो कि सेम कलेक्टिव नंबर से है, और मुझे कंपेयर करने का फायदा मिले, मतलब कि आई कैन effectively compare। ठीक है, तो दिस आई विल शो यू। और ये लास्टली प्राइस कैसे करके हम देखते हैं? क्या क्या बोल रहे हो? जैसे ये प्राइस कंपैरिजन जब आएगा ना उधर से वेंडर देगा, तो जैसे से हम कैसे करके देखेंगे? कैसे मतलब? वही तो टी कोड है ना, इसका ME मैं तो 49 से। हाँ सिस्टम पे ही आएगा, ME49 से देख लेंगे। तो देखो इसका पहले मैसेज तो आता ही होगा कि हमने भेज दी है ऐसे कुछ। नहीं समझा, नहीं, दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो? जैसे ये जो मैसेज आएगा ना कंपैरिजन रेट का, नहीं, मैसेज नहीं आएगा, ये आपको खोलनी पड़ेगी, ये टी कोड खोलना पड़ेगा ME 49 पे, उसमें अब आपने ट्रैकिंग नंबर दिया, ट्रैकिंग नंबर पे वो सारा कोटेशन ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा जो टी कोड वाइज है, इस टी कोड पे अपने प्राइस करा, और इस टी कोड में ME 47 में जाके जैसे कलेक्टिव नंबर टी कोड जैसे होता है ना, कि जैसे हमने फिर हम कुछ डाल रहे हैं ना, जब मैं करूंगा तो बताऊंगा। हाँ, तो ME 47 टी कोड है। हाँ, ME 49, सॉरी, 49 एक रिपोर्ट टाइप है एक्चुअली। हाँ,
स्लो हो रहा है। हाँ मैं समझ गया, मेरा कहने का मतलब ये था जैसे कोई मैसेज नोटिफिकेशन में शो हो जाए, इस तरीके का नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, देखो ये बंद हो गया। ओ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो कोड्स दे सकता है, कोड कहीं पे भी कैसे भी दे, फोन करके बता दे तुम डाल दो, क्योंकि वो तो मैनुअली करनी पड़ेगी ना, हर कोटेशन पे मैनुअली डालनी पड़ेगी कोड्स। हाँ हाँ बस समझ गया सर, मैं इतना ही पूछना था। हाँ तो वो कैसे भी डाल आ सकता है, मेल कर दिया या फिर ना फोन करके बताया, इलेक्ट्रॉनिकली सेंड किया तो इट्स फाइन, मतलब बट हमको मैनुअली करनी पड़ेगी। ME47 भी मुझे मैनुअली करनी पड़ेगी, ये कोटेशन RFP नंबर पे मेंटेन कोटेशन मैनुअली करनी पड़ेगी। फिर ME49 हाँ 49 पे कंपैरिजन होगा, रिपोर्ट टाइप्स है, प्राइड लिस्ट है। हाँ तो यहाँ पे कलेक्टरी नंबर डाल के मैं कंपेयर कर सकता हूँ, पर्चराइजेशन डालनी पड़ेगी और कलेक्टरी नंबर डालनी पड़ेगी, सारा कुछ आ जाएगा इस तरह से। ठीक है अच्छा तो मैं बताऊंगा। देखो क्लियर है ना ये पार्ट। अच्छा अब लास्ट में पीओ में करते हैं, पीओ इज फाइन। पीओ के लिए अब तीनों प्रोसेस एक साथ करेंगे। हाँ PR RFQ और पीओ। अब पीओ पता है कि परचेज ऑर्डर है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मैनेजिंग एंड ट्रैकिंग द परचेज ऑर्डर्स। ठीक है तो यहाँ पे क्या है, परचेज क्रिएशन भी है, मॉडिफिकेशन 21 एंड से क्रिएट हुआ, 22 एंड से मॉडिफिकेशन हो गया। हाँ कुछ तो कुछ डिलीवरी डेट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर का पता है आपको, क्वांटिटी डालते हैं, कौन सा मटेरियल कौन सा वेंडर है, हाँ क्वांटिटी है, डिलीवरी डेट है। 22 पे यही सब चेंज कर सकते हैं, 23 पे डिस्प्ले होगा खाली, ओनली डिस्प्ले, कुछ चेंज नहीं कर सकते। फिर रिलीज का ऑप्शन है, जब एक चैप्टर है कराऊंगा रिलीज कर सकते हैं। फिर मीगो होगा, तो P2P साइकिल पे मीगो होगा, पीओ के रेस्पेक्टिवली मीगो होगा। तो जो भी गुड्स आएगा पीओ के रेस्पेक्टिवली MIGO ट्रांजैक्शन है उससे करनी पड़ेगी, जहाँ पे इन्वेंट्री अपडेट होगा, फिर इनवॉइस होगा माइरो से पीओ का कैसे, जो पीओ से ही मीगो होगा और पीओ से ही माइरो होगा। ठीक है और ये क्या फर्क? GR का है, इनवॉइस का है, अलग अलग है। GR जब करोगे पीओ का केस में तो मीगो है ना, GR है ना गुड्स रिसीट मीगो, और इनवॉइस जब करोगे पीओ के बेस पे तो माइरो है। तो आई शो यू एवरीथिंग ना, तो जब इसका चैप्टर आएगा तो ये वास्ट है कहीं तो अभी तो जैसे बहुत सारे हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे सब कुछ। तो GR हो गया, मीगो से पीओ के केस में GR किया टी कोड से, फिर माइरो किया, फिर इसमें 3-वे मैच है, मतलब कि तीनों को मैच करनी पड़ेगी, मतलब इट्स अ प्रिंसिपल वेरिंग द परचेज ऑर्डर, गुड रिसीट एंड इनवॉइस आर रिकनसाइल्ड। हाँ तो वी कॉल इट अ 3-वे मैच, बिकॉज पीओ से ही GR हो रहा है और पीओ से ही इनवॉइस हो रहा है, तो तीनों डॉक्यूमेंट्स को इट शुड मैच। हाँ तो इसलिए वी कॉल इट अ 3-वे मैच, wherein purchase order, goods receipt and invoice are reconciled to ensure accuracy and prevent discrepancy। अगर कोई पूछता है 3-वे मैच तो यही बतानी है, ईयर याद करनी पड़ेगी। ठीक है रिपोर्टिंग सारे है, यू नो कि मल्टीपल डेटाबेस टेबल्स है विच आई विल टॉक अबाउट। हाँ तो मीगो का टेबल है, EKB देख सकते हो, MSEC करके टेबल है वो भी देख सकते हो, आई विल टॉक अबाउट इट। हाँ तो और एक लिस्ट दे दूंगा बाद में जब खत्म होगा, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टी कोड्स और कौन कौन से डेटाबेस टेबल्स है, विल आई शेयर द लिस्ट। और धीरे धीरे बताऊंगा अभी सब, इसमें कितना कितना टेबल्स है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर अगेन यू कैन इंटीग्रेशन भी होता है, जैसे फिनेंस के साथ, कंट्रोलिंग के साथ इंटीग्रेशन है विच विल टॉक अबाउट। जब मैं GR करूंगा तो GR से होता है जो इंटीग्रेशन जो होता है फिनेंस के साथ, क्योंकि GR बिकॉज ये पीओ तक तो हमने खरीदा नहीं है, जब मैं खरीदता हूँ जब GR आता है तो दावा नाम लायबल टू पे ना, क्योंकि माल आ गया है अब मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। पीओ बना रहा होता हूँ तब तक मेरे पास माल नहीं है, तो जैसे ही मैंने पीओ दिया वेंडर को, उसने माल सेंड कर दिया, मैंने रिसीव कर दिया, तब देन द लायबिलिटी टू पे जनरेट्स। उससे पहले कोई लायबिलिटी नहीं है, मैंने तो सिर्फ ऑर्डर दिया है, बंदा आएगा फिर जाके लायबिलिटी होगा, तो GR से ही और लायबिलिटी जनरेट होता है। तो फिनेंशियल इंपैक्ट GR से पड़ता है और इनवॉइस में पड़ता है कि कितना पैसा मैं दे रहा हूँ, कितना पैसा देना है मुझे, यहाँ से शुरू होगा। तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है जब भी GR होता है,
GR document and accounting document generates because, तो ये बोला ना, it updates inventory and financial records because I have to pay now, क्योंकि मुझे माल रिसीव हो गया, अब मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ऑल्सो माइरो में भी इट मैचेस द वेंडर्स इनवॉइस, तो वेंडर जो इनवॉइस देता है उसको मैच करके हमको ट्रांजैक्शन, इस ट्रांजैक्शन पे वो डालनी पड़ेगी, तो पीओ के अगेंस्ट पे माइरो होगा विद द गुड रिसीट एंड जीआर। तो तीनों इसलिए 3 में मैच बोलते हैं, तो पीओ से और जीआर से और इनवॉइस तीनों को मैच करनी पड़ेगी। और इसमें भी एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, एक एफआई डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, इनवॉइस डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, और एक अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट होता है। तो विल टॉक अबाउट, जब मैं जीआर और इनवॉइस करूंगा तो विल डिस्कस इट। और ये तो क्लियर है ना ये पार्ट, राइट। तो ये देखो परचेज ऑर्डर है। सो यहाँ पे हमने देखा था बहुत बार, वेंडर है, पीओ है, आइटम कौन सी है, रॉ मटेरियल है, मल्टीपल लाइन आइटम हो सकता है। तो एक वेंडर अगर मल्टीपल आइटम्स दे रहा है तो मल्टीपल हो सकती है, कौन सा डेट है, कौन सी प्राइस है, सब कुछ है। ये देखो यहाँ पे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री पे देख सकते हैं कि अगर मतलब गुड रिसीट हुआ तो ऊपर वाला है 101, अगर इनवॉइस हुआ तो ये 2 बार इनवॉइस हुआ है, हाँ। तो येलो लाइन के ऊपर वो डॉक्यूमेंट, अगर गुड रिसीट डॉक्यूमेंट ढूंढना चाहते हो तो वो 5 वाला नहीं है, वो 5 ऊपर वाला है, हाँ। तो पहले डॉक्यूमेंट होता है, फिर उसका लेबल आता है, फिर डॉक्यूमेंट, फिर इनवॉइस रिसीट कौन सी है, ये 2 बार इनवॉइस हुआ है। गुड रिसीट डॉक्यूमेंट कौन सी है, ये वाली है। और जहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो इट विल गो इनटू द डॉक्यूमेंट, हाँ। तो जो भी डॉक्यूमेंट पे करोगे क्लिक तो वो इट विल ओपन द डॉक्यूमेंट, हाँ। और इनवॉइस में भी अगर क्लिक करो यहाँ से तो वो चला जाएगा डॉक्यूमेंट पे। तो ये EKB का टेबल है, राइट। आपको याद होगा कि हमने जब प्लांट निकाला था ना, तो एक ऐसा प्लांट निकाला था जिसमें GR और इनवॉइस दोनों हुआ हो, तो यहाँ पे GR भी है, इनवॉइस भी है, तो ये EKB टेबल पे हमने PO डाले थे, राइट। याद है ना बातचीत? ओके, यस सर। हेलो मोनिश, हाउ आर यू? फाइन सर। ग्रेट, चलो। तो विल डू अ क्विक सेशन, क्विक थिंग ना। तो यहाँ पे जैसे PR हमने बहुत बनाए थे, परचेज, देखो मान लो ये है मटेरियल, हाँ। तो मान लो कि ये एक परचेज इक्विजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे परचेज इक्विजिशन बनाने का एक है, अगर कोई एग्जिस्टिंग है ना परचेज इक्विजिशन, तो ME51N इज द PR स्ट्रीम ना। तो यहाँ से ना डॉक्यूमेंट ओवरव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना। तो इफ यू क्लिक करो यहाँ पे तो साइड में एक पैनल खुलता है, तो सर डॉक्यूमेंट ओवरव्यू, यहाँ से वेरिएंट पे जाके you can go to purchase orders। अगर if you click on my purchase equation, हाँ, तो मेरे ID से जितना परचेज इक्वेशन बनाया वो मैं देख सकता हूँ, ठीक है। माई परचेज ऑर्डर, अगर परचेज ऑर्डर देखनी है तो माई परचेज ऑर्डर, यहाँ पे एक्चुअली वो रिपोर्ट टाइप खुलता है, क्योंकि यूजर क्या करते हैं, सेम टाइप का चीज़ बनाते हैं ना, कि आज मैंने बनाया सेम मटेरियल का PO, 15 दिन बाद मुझे फिर से रिक्वायरमेंट होगी तो मुझे सेम टाइप का PO फिर से बनानी पड़ेगी, तो आई कैन कॉपी इट। तो कॉपी के लिए, हाँ। तो मान लो मेरे पास एक ऑलरेडी है, हाँ, मान लो रिक्वायरमेंट है, यूज़र के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है कि एक मेरा एक मैंने ऑलरेडी PR बनाया था, तो सेम मुझे बनानी है, इसको रेफरेंस लेके बनाऊंगा। कोई यूजर को बोलते हैं कि एक ये PO है, इसको रेफरेंस पे लेके बना लो सेम, तो कैसे करूँगा? तो डॉक्यूमेंट ओवरव्यू मुझे काम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में जाके यहाँ पे क्लिक करूँगा और एंड गो टू परचेज इक्वेशन है, तो इक्वेशन से इक्वेशन कॉपी कर सकता हूँ, हाँ। तो मैंने गो टू परचेज इक्विजिशन, तो यहाँ पे वो डाल दूंगा, हाँ। मतलब ये मेरा रिक्वेस्ट इक्वेशन है, तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे है ना रिक्वेस्ट, देखो परचेज इक्वेशन नंबर, तो यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जो नंबर से मुझे कॉपी करनी है वो डालनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक रिपोर्ट टाइप्स आता है, अब वो सर्च भी करना है कि मटेरियल वाइज सर्च करनी है, प्लांट वाइज सर्च करनी है, परचेजिंग ग्रुप वाइज मुझे सर्च करनी है, जहाँ से मैं कॉपी करूँगा तो वो सर्च करके भी आ सकता है। अगर बता है कौन सा नंबर है तो जस्ट इसको डाल के एग्जीक्यूट करो, बाकी सब ब्लैंक रखना है। सिर्फ अगर PR से दूसरा PO करना है
तो ओनली पीआर नंबर होगा और बाकी सब ब्लैंक रहेगा। एंड यू गो टू एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट जब आएगा तो यहाँ पे देखो आ जाएगा, नहीं करो चेक, देखो ये एक ही लाइन ड्रॉप का बना है, ये पीआर नंबर है, ये एक लाइन आइटम है। तो सीधा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ये शॉपिंग कार्ट है या शॉपिंग कार्ट पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। हाँ, अगर मान लो इस पीआर से ही तुम बनाना चाहते हो तो क्या होगा, उस पीआर में जो जो चीज़ है वो सब कुछ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये मटेरियल था, इतना क्वांटिटी था, ये डेट था, प्लांट ये था, लोकेशन हो गया, ठीक है, क्वांटिटीज कितने थे, ठीक है, वैल्यूएशन जितना भी है, ठीक है, सोर्स ऑफ सप्लाई, ठीक है, अगर वो कर सकते हो तो सही है, नहीं तो यू कैन लीव इट, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी, डिलीवरी डेट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि तो डिलीवरी चला गया ना, मैं तो प्रीवियस एक पीओ से कॉपी कर रहा हूँ, तो आई में चेंज द क्वांटिटी। हाँ, मान लो मैं 125 करता हूँ और डिलीवरी डेट चेंज करूँगा, जो नॉर्मल यूज़र करते हैं, तो डिलीवरी डेट में चेंज कर दूंगा। मान लो 30 तारीख है, मुझे 10 तारीख को चाहिए, 10 तारीख कर दूंगा, ठीक है, और इसको चेक करूँगा तो चेक इस फाइन, देखो नो मैसेजेस। हाँ, अब डॉक्यूमेंट और भी बंद कर दूंगा तो वो हट से चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना पीआर बनाने का, क्लियर, राइट? यस सर। देखो यहाँ पे क्वांटिटीज है, टैब्स भी देख लो, ये 125 क्वांटिटी है, ठीक है, डिलीवरी डेट, रिक्वेस्ट डेट, हाँ, रिलीज डेट भी बता रहा कि नेक्स्ट से रिलीज होगा। हाँ, और ये देखो प्लान डिलीवरी टाइम भी हो कैलकुलेट होता है, कितने दिन बाद डिलीवरी होगा, परसेंट दिया परसेंट कितना होगा, तो ये ऑल कैलकुलेट होता है कि कब तक माल मेरा पहुंच जाएगा। हाँ, तो मैंने दिखाया था ये, है ना, रेप्लेनिशमेंट लीड टाइम का दिखाया था ना, ये सब कैलकुलेट होता है। वैल्यूएशन जो प्राइस है, देखो 40 USD है, मटेरियल मास्टर से है, टोटल प्राइस इसका इतना है। सोर्स ऑफ सप्लाई हमने सोर्स डिटर्मिनेशन किया था, यहाँ पे असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई कर सकते हो। हाँ, स्टेटस में अभी तो फ्रेश पीओ है तो ब्लैंक रहेगा, जैसे ही इस पीआर जो बनेगा उसको लेके हम पीओ बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट, पीआर नंबर आ जाएगा, पीओ नंबर आ जाएगा, परचेज ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन है कुछ, हाँ, यहाँ पर मैनुअल बन रहा है, परचेसिंग ग्रुप कौन सी है कुछ से, और कुछ टेक्स्ट डालनी है तो टेक्स्ट डाल सकते हो। इससे मान लो आइटम के रिगार्डिंग कोई टेक्स्ट है, आइटम के कुछ नोट्स है, डिलीवरी टेक्स्ट है, मान लो वेंडर को थोड़ा म्यूट कर लो, डिलीवरी टेक्स्ट कुछ डालना चाहिए, मतलब डिलीवरी वेंडर के लिए कुछ टेक्स्ट है, और मटेरियल के कोई पीओ टेक्स्ट है तो ये डाल सकते हो यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हो। हाँ, यहाँ पे तो इस तरह से टिक हो जाएगा, मतलब अगर ना टेक्स्ट अवेलेबल, अगर मान लो टेक्स्ट है तो यहाँ पे टिक मार्क हो जाएगा, मतलब कि कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर सर फिर इसमें ये अगर चेक, कोई फील्ड मैंडेटरी करना हो तो? हाँ वो हेलो। करेंगे, वो तो दूसरा पार्ट है, एक अलग चैप्टर है उसमें, जब हम डॉक्यूमेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पे करेंगे, ठीक है। तो जब हम डॉक्यूमेंट टाइप कॉन्फ़िगरेशन होगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो हर उसमें कर सकते हैं, जब डॉक्यूमेंट टाइप बनता है न्यू उस पर ही करते हैं फील्ड सिलेक्शन, तो विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी एड्रेस, ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है, जब अभी तो मैं फ्रंट एंड बता रहा हूँ, उसके पीछे कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी। जब कॉन्फ़िगरेशन पे आऊँगा तो हर हर डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं फील्ड लेआउट और फील्ड सिलेक्शन। जैसे मटेरियल मास्टर का है, वेंडर मास्टर का देख ही लिया है, अकाउंट ग्रुप के साथ ही होता है, इफ यू नो, हाँ, कि अकाउंट ग्रुप जब बनाते तभी फील्ड सिलेक्शन करते थे। लास्ट टाइम हमने मटेरियल का दिखाया था, तो इसमें भी होगा, जो पीआरपीओ डॉक्यूमेंट्स में भी होता है फील्ड सिलेक्शन। तो कॉन्फिग का पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो स्टेप पहले वो फ्रंट एंड देख लेते हैं, फिर विल गो टू दैट वन पार्ट। हाँ, तो एड्रेस, ठीक है, तो इसमें देखो प्लान का एड्रेस होता है, तो ये ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाता है, कहाँ पर डिलीवर करनी है, तो डिलीवरी एड्रेस भी हो जाता है, ठीक है। तो यही है पीआर में। पीआर पे एक बार चेक कर लो, एवरीथिंग इज फाइन, हाँ, नो मैसेजेस, यू सेव इट, ठीक है। जैसे सेव होगा एक नंबर आ जाएगा, तो ये आ गया। तो दिस इज द परचेज एग्जीक्यूशन विच यू हैव सेव्ड। तो यहाँ पे क्रिएट करके कहीं पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू, ये क्या बोलते हैं, सेव इट। यहाँ पे, अरे सॉरी,
सेव कर दो, ठीक है। यहाँ पे आ गया, एक पीआर बन गया मेरा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, आरएफक्यू, ठीक है। अब देखो ये कॉपी करो। अब टेंडरिंग का प्रोसेस में करूंगा। हाँ, तो टेंडरिंग का प्रोसेस में सिंपल है, देखो ME41 इज द टी कोड। यहाँ पे जैसे आरएफक्यू टाइप है, डॉक्यूमेंट टाइप है। हाँ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन विल टॉक अबाउट इट, जब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूंगा देन विल टॉक अबाउट इट। तो AN है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट टाइप अवेलेबल होता है, जैसे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे NB है, तो AN एंड AB ये दो है स्टैंडर्ड। तो हमेशा RFQ ये सब बनाया है लोगों ने ना, कॉपी करके बनाया है। बट द डॉक्यूमेंट टाइप फॉर स्टैंडर्ड RFQ इज ऑलवेज AN। आप कहीं पे भी जाओ, इट्स ऑलवेज AN। जैसे NB इज फॉर PR एंड PO, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप। RFQ का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट टाइप है AN, ठीक है। तो AN लेनी पड़ेगी। लैंग्वेज की इंग्लिश है। डेट आज का पड़ेगा, ये डेडलाइन डेट है। जैसे मान लो कब तक कोटेशनिंग आप करना चाहते हो, तो नॉर्मली 1 मंथ होता है, तो मैं कर सकता हूँ 28 फरवरी तक। ये तो RFQ छोड़ दो, ये तो RFQ बनेगा, ठीक है। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ठीक है। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन हम डाल सकते हैं यहाँ पे। तो कोई भी एक, जैसे मान लो ये कोटेशन है, ठीक है। तो आई कैन चेक हियर। तो ME43 पे अगर जाए, कोटेशन डाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडर डेटा पे डाल सकते हो। तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज को मतलब 1710 है। तो मतलब परचेज ऑर्गेनाइजेशन ये है, और इसमें मान कोई सा भी ले सकते हो। तो इस इम्पोर्टेंट है, RFQ टाइप, आज का डेट, कब तक का डेडलाइन है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और उसमें कौन सी, तो ये एंटर करोगे। अच्छा, एंटर क्या, अच्छा इससे पहले ये देखो रेफरेंस, ये मैं दिखाना चाह रहा था। तो PR के रेफरेंस में सब कुछ हो जाएगा। तो इसको हटा दो फॉर एग्जाम्पल, और मेरे पास एक PR है। तो हम साथ साथ चलेंगे। हाँ, तो विल डू अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। देखो इस PR के रेफरेंस में मैं कर सकता हूँ। तो इफ यू क्लिक ऑन इट, देखो ये ऑलरेडी आ गया है। मतलब यहाँ पे है ना, P2P साइकिल हमने क्या देखा था, एक के बाद एक डॉक्यूमेंट देखा था ना। यहाँ पे पहले PR फिर RFQ होता है ना। तो PR के बाद RFQ होता है। तो PR को रेफरेंस से लेके RFQ बनेगा, RFQ को रेफरेंस लेके कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट के रेफरेंस पर लेके PO बनेगा, PO के रेफरेंस से GR होगा, PO के रेफरेंस से इनवॉइस होगा। तो सब कुछ एक के बाद एक ट्रैक, एक के बाद एक है ना, फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट्स है। तो वो पूरा साइकिल अगर एक के बाद एक है, तो पूरा डॉक्यूमेंट हम ट्रैक कर सकते हैं, एंड वी कैन सी ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द फ्लो। तो हमेशा एक के बाद होता है। स्टैंडर्ड भी हो सकता है, PO हम अलग से बनाया, बट इसके बाद से सब एक के बाद होगा। तो PO से ही GR होगा, और PO से ही इनवॉइस होगा। हाँ, मान लो PR का प्रोसेस है ही नहीं, मेरा RFQ पास है ही नहीं, सीधा मैं PO बना सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मुझे पता है कि उस वेंडर से लेनी है, मैंने बातचीत कर ली है, सीधा PO बना सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हमेशा एक के बाद एक ट्रैक होगा। तो अभी सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप के रेफरेंस से सेकंड स्टेप बन सकता है। देखो यहाँ पे हो गया। अच्छा, यहाँ 55 डालनी पड़ेगी, सॉरी। ये 55 डाल के फिर एंटर करो, तो देखो सब कुछ आ जाएगा। देखो ये है ना, ये रिक्वेशन है, ये मटेरियल था, ये मेरा प्लान था, ये लोकेशन थी, ये मेरा मटेरियल है। यहाँ पे जाके यू क्लिक ऑन इट एंड यू अडॉप्ट प्लस डिटेल्स, गो टू अडॉप्ट प्लस डिटेल्स। तो क्या होगा, सब कुछ आ जाएगा। देखो ये 125 आ गया, ठीक है। ये स्पेयर पार्ट्स है, ये डेडलाइन डेट है, डिलीवरी डेट इसका बाद में होगा। हाँ, तो डिलीवरी डेट हमेशा अच्छा ये बताओ कि डिलीवरी डेट कब होगा, विल इट बी आफ्टर कोटेशन डेट और बिफोर कोटेशन डेट, बताओ तो ये कोटेशन डेडलाइन डेट है। क्या बोलो, दोबारा बोलो। कोटेशन के बाद में होगा सर डिलीवरी डेट तो। राइट, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे अभी 2 तारीख है, तो अभी जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना, तो वो एरर दे देगा। देखो ठीक है ना। हाँ, तो पहले तो बिड सबमिट होगा, फिर तो डिलीवरी होगा ना। पहले तो मैं बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में जाके मैं डिलीवरी कर सकता हूँ। राइट, ये क्लियर है ना, लॉजिकली समझ में आ रहा है ना ये चीज। यस सर। ठीक है, तो जैसे ही करोगे तो आइटम और क्या बोल रहे हो। हाँ, कुछ बता रहे हो, बताओ बातचीत। नहीं नहीं सर,
मैं तो मेरा म्यूट हो गया था, मैंने जवाब दिया, मैं पता नहीं म्यूट कैसे हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक, चलो तो यहाँ पे आ गया, हाँ मटेरियल आ गया, आरपी क्वांटिटी आ गया, डिलीवरी डेट आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो दिस आइटम ओवरव्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाके वी गो टू हेडर, हाँ यहाँ पे हेडर में जाके और यहाँ पे देखो ये कलेक्टिव नंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। हाँ तो कलेक्टिव नंबर में एक ऐसा नंबर डालता हूँ जहाँ पे मैं इसको चेक कर सकता हूँ, हाँ कि मान लो 61, हाँ तो ये मेरा कॉमन हो जाएगा सारे मेरे उसके लिए, जितना भी मेरा कोटेशन है उससे मान लो ये है ना कलेक्टिव नंबर में यहाँ पर डाल देता हूँ। तो कलेक्टिव नंबर से मैं ट्रैक कर सकता हूँ। सो आई विल पुट दिस कलेक्टिव, तो हेडर में आके मैं डाल दूंगा तो इसमें ये स्टडी रह जाएगा, मतलब ये हमेशा कॉमन रह जाएगा और बाकी सब कुछ ठीक है, फाइन। मैंडी डिटेल्स यहाँ पे आइटम ओवरव्यू पे जाओ, ये है। अच्छा चेक ऑप्शन है एक यहाँ पे भी है, क्या चेक ऑप्शन नहीं है, चलो हेडर में जाओ, हेडर में जाके यहाँ पे कुछ भी नहीं, हाँ तो यहाँ पे अच्छा अब देखो यहाँ पे जाके ना ये देखो ये इफ़ यू गो हियर तो देखो यहाँ पे एड्रेस है। तो मैं बोल रहा था कि जब कोटेशन बनेगा हमेशा वेंडर के साथ बनेगा कोटेशन, ठीक है। तो ऑलवेज आई नीड टू गिव अ वेंडर, कि मान लो कि मैं सिस्का का कोटेशन बना रहा हूँ तो आई हैव टू गो टू द सप्लायर एड्रेस, इस टैब में क्लिक करनी पड़ेगी जब when सब कुछ हो जाएगा, मतलब एवरीथिंग सेव करने से पहले, हाँ सप्लायर डालनी पड़ेगी। अगर 3 सप्लायर है, 3 कोटेशन है तो 3 सप्लायर के साथ बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लायर क्या कौन सा होगा ये बताना, सप्लायर का रूल क्या है बताना, कौन सा सप्लायर लेनी पड़ेगी बताओ तो। वो सप्लायर लेना पड़ेगा सर जो डेट के अंदर हमारा डिलीवर करेगा सामान। नहीं वो तो ठीक है डेट के अंदर, बट यहाँ पे क्या रूल है बताओ, सप्लायर लेने का क्या रूल है, क्या बताया था मैंने। वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए और कंपनी कोड के अंदर होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पे जो इक्वल टू दिखा रहा है ये सही है क्या, ये बता रहा। यस सर। हाँ सर बिल्कुल सही है। वेरी गुड। तो हमेशा परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसी का ही वेंडर लेनी पड़ेगी, बिकॉज है इट इज अ रूल, हमेशा याद रखना है। यस सर। 500 हटा दो तो 500 भी आज अटक जाएगा, ठीक है। तो अब अगर जान लो 500 से ज़्यादा है तो वी कैन चूज, देखो यहाँ पे एंटर करो तो वो लिस्ट आ जाएगा, देखो 97 एंट्रीज है, हाँ यहाँ पे थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो दीज आर द सप्लायर्स, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कि हाँ सप्लायर तुम दे सकते हो, मान लो कि ये देखो मान लो कि फर्स्ट में बोलता हूँ ये वाला 2 का करते हैं फॉर एग्जाम्पल, देखो एक ये सप्लायर है 51024, इसमें गया है तो ये बनी होनी चाहिए, बीपी से बनी होनी चाहिए तभी जाके ले सकते हो। जैसे एंटर करोगे तो सब डिटेल्स आ जाएगा। इंग्लिश पे चलो इसको, ठीक है। देखो ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट सप्लाई के लिए, तो ये कोटेशन जो बनेगा फर्स्ट सप्लाई के लिए, क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है राइट। यस तो पहले सप्लाई डालो एंड सेव करनी है, जैसे ही सेव करोगे कोटेशन नंबर आ जाएगा, देखो इसी स्क्रीन पे फिर से वापस आ जाएगा, देखो ये कोटेशन नंबर आ जाएगा। तो दिस कोटेशन RFQ इज फॉर दैट सप्लायर, ठीक है। जो भी सप्लायर मैंने चूज किया था फर्स्ट कोटेशन मेरा बना विद फर्स्ट सप्लायर, ठीक है। यहाँ पे ये डाल दो कोटेशन, ठीक है। अब देखो इसी स्क्रीन पे भी होगा, अभी सेकंड सप्लायर है, हाँ वो बना है आई नो, मान लो सेकंड सप्लायर अगेन, हाँ यहाँ 500 हटा दो, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है बट ये भी सेम रूल है, 17-10 के लिए बनेगा, इसी स्क्रीन पे जाके करनी पड़ेगी। अब हमने कौन सा लिया था 24 लिया था, अब मान लो ये ले लो, हाँ दूसरा वाला एंटर, ठीक है। अगेन इसमें ओके कर लो, ठीक है। ये दूसरा वेंडर आ गया, ठीक है। सेव यस करनी है, तो ये कोटेशन बन गया, ठीक है। तो ये 2 कोटेशन हमने बनाया ना 2 वेंडर के साथ, तो वेंडर बनी होनी चाहिए, प्री रिक्वेस्ट क्या है कि वेंडर बनी होनी चाहिए। तो 2 वेंडर के साथ 2 कोटेशन है, 869 870, क्लियर ना एवरीवन। यस सर। अब देखो अब क्या हुआ कि ये जो कोटेशन जो है, हाँ अब देखो यहाँ से मैं इसको एंटर एग्जिट कर लूँगा, अगर मल्टीपल है तो इसमें से एक और डालूंगा, 3rd 4th 5th 6th सब इसी तरह से करनी पड़ेगी। हाँ सिलेक्ट करो एंटर करो सेव, दूसरा बनेगा
सिलेक्ट करो तीसरा कोटेशन, चौथा, पांचवा, सेम स्टेप में करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर खत्म हो गया होगा तो स्लैश एन करके एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। स्लैश एन एग्जिट हो गया। अब देखो ME42 में गए, तो फर्स्ट मेरा देखो ये कोटेशन है 69, तो 69 पे जाकर मैं चेंज भी कर सकता हूँ, क्वांटिटी चेंज करनी है, कुछ चेंज करनी है तो चेंज कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे हेडर में जाके करेक्टिव नंबर मेरा फिक्स हो गया, देखो इसमें भी मेरा 61 करेक्टिव नंबर आ गया, और जो मेरा दूसरा कोटेशन है 70 वाला, उसमें भी मेरा जो वो है वो 61 ही है। तो वो मुझे एक ही बार करनी पड़ेगी, और मैं लगातार 10, 15, 20 कोटेशन एक इकट्ठे बना लूंगा यहाँ पे जाके, ठीक है ना। यहाँ पे सप्लाई एड्रेस पे वही आएगा सप्लाई जो मैंने डाला था उस कोटेशन के लिए, उस सप्लायर। क्लियर ना सर? ठीक है, तो 2 कोटेशन मैंने बना लिया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करनी है, प्राइस। तो प्राइस के लिए मेरा कौन सा टी कोड है, कौन बताएगा, बता दो कौन सा टी कोड है प्राइस के लिए? J1 ID। हैं? ME21? नहीं, सॉरी। ME47, राइट, ME47 है ना। देखो ME47 पे पहला कोटेशन आएगा, तुम्हारा पहला कोटेशन क्या है। अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, मैंने PR बनाया, ठीक है। 2 वेंडर के साथ बात हुआ, वो उसने बोला कि हाँ मैं इस प्राइस में दूंगा, अब प्राइस दे दिया, इस वेंडर ने प्राइस दिया, तो मुझे प्राइस में एंटर कर रहा हूँ। हाँ, उसने बोला कि नो करेंसी असाइन्ड, हो गया करेंसी असाइन्ड, क्या बात है, चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नेट प्राइस, हाँ, तो नेट प्राइस में मान लो 21, मान लो मैंने प्राइस डाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने A डाल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। प्राइस फाइन, देखो यहाँ पे मैं प्राइस डाल रहा हूँ, हाँ, कि ठीक है ना, इसके लिए मैं फर्स्ट प्राइस डाल रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर ना ये पार्ट? प्राइस करके ही देखो यहाँ पे प्राइस, अगर तुम प्राइस डिटेल्स में जाओगे तो देखो यहाँ, सॉरी, यहाँ पे प्राइस का ठीक है, इसमें आ जाएगा कोटेशन पे चेक करने पे क्या आएगा, सब ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट पे ये मैंने 21 डाल दिया प्राइस। हाँ, अब मैं प्राइस करके मैं सेव करूँगा। अब ये ग्रॉस प्राइस है, ठीक है, ग्रॉस अब सेव हो गया, मेंटेन, ना मैंने मेंटेन कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब मेरा क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेप में मेरा हुआ नहीं है, तो एक और कोटेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब कोटेशन बनाने के लिए क्या है, मैं ME 41 पे जाऊंगा, राइट, और इसमें मान लो डेडलाइन मेरा ये था, ठीक है। रेफरेंस से बना सकता हूँ एक और, हाँ, ये अडॉप्ट एंड डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, डिलीवरी डेट मेरा कौन सी थी, मैंने 3 कर दिया था ना, 3 किया था, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे वेंडर में गया, तो मैं एक और वेंडर, क्योंकि वो वेंडर में कुछ दिक्कत था, तो मैं कोई और एक वेंडर ले लूँगा। मान लो कि 5 वाला ही ले रहा हूँ, ये वाला फॉर एग्जाम्पल, हाँ, ये वाला ले लिया, एंटर किया, तो लैंग्वेज का दोबारा आ रहा है, पता नहीं क्या है, लैंग्वेज ऑफ इनिशियल स्क्रीन, ठीक है। अब ये कुछ शायद एनहांसमेंट किया होगा, नॉट श्योर। अच्छा, 23 भी वही है क्या? अच्छा, एक्सीलेंट, अच्छा ठीक है, मान लो मैंने इसका ले लिया, चलो, अच्छा ओके ठीक है। देखो परचेज ऑर्गेनाइजेशन अगर चेंज करोगे, उल्टा पुल्टा लोगे, तो फिर वो एरर दे देगा, ठीक है। ये वाला वेंडर है नहीं सर, पर ये सब 17-10 में। क्या बोल रहे हो, समझा नहीं। ये वाला वेंडर था ही नहीं सर, 17-10 परचेज हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, इसीलिए, राइट, ठीक है। तो हम वियतनाम नहीं करके इंडियन वेंडर ले सकते हैं, जैसे मान लो ये वाला 5102 ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दो, ये कुछ और का है, हाँ, ये बन गया। अब देखो सेव, हाँ, तो एक और
सप्लायर मैंने कर दिया। ठीक है, देखो ये सप्लायर आ गया। तो पहला सप्लायर मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट कर लो। दूसरा जो RFQ बना उसके लिए ये है। तो पहला सप्लायर में कुछ गड़बड़ी है तो मैं उसको हटा सकता हूँ। ठीक है, और उसका भी करेक्टेड नंबर मेरा सेम ही होगा। ठीक है, तो 2 हो गया। तो पहले के लिए मैंने डाल दिया राइट वो प्राइस। ठीक है, अब दूसरे के लिए भी इसको एग्जिट करो /NME47। हाँ, यहाँ पे जाओ, इसमें हेडर पे जाओ, देखो यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे करेक्टेड नंबर मैंने डाला नहीं, तो यहाँ पे भी डाल सकते हो 61 करके डाल दो करेक्टेड नंबर। और इसमें जाऊंगा मैं आइटम में। ठीक है, इसमें प्राइस डाल दिया, मान लो मैंने डाला कि मान लो 23। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इन्फो अपडेट डाल दिया 125 फाइन। ठीक है, 23 डाल दिया। ठीक है, चेक करोगे, चेक इज फाइन, सेव। ठीक है, ग्रॉस प्राइस है ये मेरा, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, तो ये मेंटेन हो गया। ठीक है, अब क्या है स्टेप कंपैरिजन ME49। हाँ, तो ME49 में मैं क्या करूंगा, मुझे पता है परचेज कौन सी है और कलेक्टिव नंबर, तो आई नो कि मेरे कलेक्टिव नंबर मेरा दिस इज द कलेक्टिव नंबर। इसके बेसिस पे मुझे सारे कोटेशन मिल जाएंगे जो कि इस कलेक्टिव नंबर से बने हैं। तो इफ आई गो, देखो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है ना, इसमें प्राइस नहीं डाला है। ठीक है, देखो नॉट येट मेंटेन बोलेगा क्योंकि हमने वो डाल नहीं पाए थे। ठीक है, अब देखो ये 1 करके बता रहा है। तो पहला कोटेशन 70 था जो कि 21 रुपये में दे रहा है वो बिडर, मतलब दिस इज द बिडर, बिडर मतलब वेंडर। हाँ, अब ये दूसरा कोटेशन था जो कि 23 मैंने डाला था राइट। तो अब सिस्टम बता रहा है कि 21 मेरा सबसे कम प्राइस में है, तो इसलिए 1 दिखा रहा है। इसका प्राइस है। तो 125 अगर लेंगे तो मेरे को टोटल ये पड़ रहा है 2600 कुछ पड़ रहा है, तो इसीलिए 1 है। इसमें ज़्यादा है 28 है, तो इसमें ये 2 है। ठीक है, तो आई कैन गो विथ व्हाट द सिस्टम इज सेइंग, भाई सबसे सस्ता मुझे ये पड़ रहा है वैल्यूएशन वाइज और प्राइस वाइज, तो आई कैन गो विथ दिस वेंडर। ठीक है, क्लियर ना ये पार्ट? दो तीन लिए थे इसमें ना। ना 3 पे तो तीन डाल नहीं पाया था ना, एक तो एरर एक हुआ था ना। एरर दिखा रहा था। तो वो नो प्राइस दिखाएगा इसमें, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो इन दोनों में से कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, जो सस्ता है वो उसी पे कर देंगे। हाँ, तो जिसमें प्राइस डाला था वही आएगा। इसमें तो प्राइस डाला नहीं था क्योंकि वो उसमें करेंसी मेंटेन नहीं था, तो प्राइस डाल नहीं पाए थे। ठीक है, तो ये वेंडर में कुछ वो इशू है। नहीं, क्या बोल रहे हो? मतलब ये जो जिसपे प्राइस नहीं आया ना वो 1710 का था ही नहीं। नहीं नहीं, उसमें एक्चुअली करेंसी मेंटेन नहीं था, मतलब इस बिडर के, मतलब ये जो वेंडर है इस पे कुछ करेंसी का कुछ दिक्कत था, तो वो बता रहा था ना कि करेंसी इज नॉट मेंटेन करके, तो इसीलिए प्राइस नहीं डाल पाए थे। यूरो है कि उसको करेंसी, तो प्राइस तो INR यूरो होगा ना। अगर वेंडर का करेंसी में नहीं डालूंगा मास्टर डेटा में, हमने देखा था ना कि मास्टर डेटा में करेंसी डालते हैं ना कि ऑर्डर करेंसी क्या है, तो ऑर्डर करेंसी अगर नहीं डालोगे तो नहीं आएगा, तो इसीलिए वो एरर दे रहा था, हम प्राइस डाल नहीं पाए थे। पर ठीक है, अच्छा, अगर प्राइस डल गया है तो ये भी डालेगा, तीनों में कंपेयर होगा, अभी दोनों में कंपेयर हो रहा है, फाइन, नो प्रॉब्लम। सही, वो भी क्लियर हो गया। हाँ, क्या बोल रहे हो? अगर सर वो भी क्लियर हो गया कि अगर जैसे हाँ यूरो है या कोई और प्राइस है या हाँ, यूएस ये है तो बता वो देगा, देखो यहाँ पे भी बता देगा, एक्सेप्शन लॉग बता देगा कि ये कोटेशन इज नॉट येट मेंटेन, हाँ, बिकॉज हम यहाँ पे इशू था इसलिए नो प्राइस दिखा रहा है, तो ये भी एक सिनेरियो यू कैन अंडरस्टैंड, तो ये भी हो गया। पता चल और गया। राइट, तो अभी देखो रिजेक्शन कर, जैसे मान लो कि ये, सो आई वुड वांट टू गो विद दिस वेंडर, हाँ, तो मैं एंड आई कैन रिजेक्ट दिस वन, तो ये 2 है। उसे कंपनी ने बोला कि चलो ये सबसे सस्ता में, इससे प्रोसीड करते हैं, इसको रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट करने का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, वो कोटेशन पे चले जाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है देखो रिजेक्शन इंडिकेटर, हाँ, यहाँ पे चेक करोगे, चेक करके यहाँ पे सेव कर दोगे। क्लियर? रिजेक्ट, किसी को रिजेक्ट Yes. करना है तो ये ऑटोमेटिक मेल चला जाएगा, ये वर्क फ्लो में ही हो जाता है। ठीक है, तो वो एक मेल चला जाता है कि योर कोटेशन इज रिजेक्टेड करके। ठीक है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, हम नहीं करते, टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो वर्क फ्लो वाला जो टीम है वो करता है। ठीक है, तो चेक करके सेव किया तो दिस इज बिन रिजेक्टेड। ठीक है, ये देखो ये आउटपुट आ रहा है, तो यहाँ पे सेव कर दो, यस, देखो
मेंटेन हो गया, मतलब ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब इससे साथ जाना चाहता हूँ तो ये मेरा कोटेशन है, तो यहाँ पे मैं कुछ स्टडी करूँगा बिकॉज इससे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दिस इज द फाइनल कोटेशन, तो यहाँ पे ये नोट डाउन करनी इंपॉर्टेंट है कि दिस इज माय फाइनल बिडर। तो मान लो कि फाइनल मेरा बिडर जो है, सॉरी बेस्ट, मान लो कि बेस्ट बिडर करके डाल सकते हो, तो यू नो कि सॉरी बेस्ट बिडर पे ये आएगा कोटेशन है, तो बेस्ट बिडर इज दिस वन, ये मेरा बेस्ट बिडर है, ठीक है। और देखो अब क्या है, देखो इस वेंडर को, अच्छा ये सेव कर दो, हाँ सेव तो है ही है, बैक करो तो इट्स फाइन, तो ये यू नो कि दिस इज माय बेस्ट बिडर, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया। अब /n/me, अब पीओ बनाएंगे। पीओ बनाने का ना क्या है कि बहुत वो है, मतलब हाँ इट्स अ वेरी इजी। देखो यहाँ पे लास्ट स्टेप है, देखो यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट का बाद में दिखाऊंगा, बट हाँ हम कोटेशन को मतलब जो कोटेशन बेस्ट मेरा कोटेशन है उसको लेके हम कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं और पीओ भी बना सकते हैं। अगर पीओ बनाना चाहूँ तो सिंपल जो देखो RFQ नंबर है यहाँ पे देखो, इफ यू गो राइट, हाँ ME21 पे अगर राइट पे जाओगे तो यहाँ पे RFQ है। तो अगर मैं जो RFQ मेरा बेस्ट बिडर का जो RFQ है उसको मैं यहाँ पे कब डाल दूँ और वो लाइन आइटम डाल दूँ, वो 10 पे था, अगर 30 पे था तो 30 करनी पड़ेगी, 10 पे था 10, तो अगर 10 डाल दूँ और एंटर करूँ तो एवरीथिंग विल बी पॉपुलेटेड हियर, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका सोर्स लिस्ट नहीं बना है, हाँ नॉट इंक्लूडेड इन सोर्स लिस्ट। अब देखो ये जो वेंडर है इसको सोर्स लिस्ट में डालनी पड़ेगी, ये हमने देखा था ना, राइट? यस सर। तो क्या करनी पड़ेगी इसको, इसके लिए बताना। सोर्स लिस्ट बनानी पड़ेगी सर। सोर्स लिस्ट से पहले मुझे इन्फो रिकॉर्ड भी बनानी पड़ेगी, राइट? क्लियर ना? बनाना पड़ेगा, राइट, ठीक है। तो दिस यू नो, तो अगर मान लो ME 11 पे देखो यही है 5122 है, प्लांट मेरा ये है, ठीक है। स्टैंडर्ड, अच्छा मटेरियल का प्लांट कौन सी है भाई, क्या बात करते हो? अच्छा ओके 2429 पे बना है, राइट? अच्छा ठीक है, ये तो ये पता है, ये तो ठीक है, तो इट्स फाइन ना। तो यहाँ से आई कैन क्रिएट विथ रिस्पेक्ट टू द, क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड भी आ रहा है, हाँ। तो विथ रिस्पेक्ट टू RFQ आई कैन क्रिएट अ PO एंड ऑल्सो आउटस्टैंडिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट से भी PO बनता है, RFQ से भी PO। दिस इज इंपॉर्टेंट, किससे क्या बनता है देखो, परचेज इक्वेशन से, तो परचेज इक्वेशन लिंक थे क्योंकि RFQ जब बनाया था परचेज इक्वेशन को लिंक करता था, तो ये भी लिंक हो गया, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। अब RFQ भी लिंक हो गया और PR अब बनेगा, तो PO can be created with respect to PO can be created with respect to purchase acquisition, and also it can be created with respect to RFQ and outstanding money। कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे भी PO बन सकता है, PR के बेस पे भी PO बनेगा और RFQ के बेस पे भी PO बनेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि what are the previous documents by which we can create a PO. So you can say कि we can create a PO with respect to PR, with respect to contract, with respect to RFQ. It's an interview question, ये पूछता है, तो PR से भी बना सकते हैं PO, कॉन्ट्रैक्ट से भी बना सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट आइटम है या आइटम है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो यू कैन कॉन्ट्रैक्ट से भी बनेगा PO, परचेज इक्वेशन से बनेगा, RFQ से बनेगा। क्लियर है ना ये पार्ट, राइट? यस सर। ठीक है, तो अब ये मेंटेन कर दोगे तो सोर्सेस वाला पार्ट है, तो ये मेंटेन कर दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो PO का हम लास्ट में करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड PO बनाएंगे अलग से, बट ये क्लियर है ना, ये पार्ट इज क्लियर, क्या किसके रिस्पेक्ट पे क्या बनता है, जैसा टिपिकल एग्जांपल, ठीक है ना। तो हम एक स्टैंडर्ड PO बनाएंगे या फिर कोई भी एक अलग PR के साथ हम एक PO बनाएंगे, ठीक है ना, क्लियर ना? ओके ठीक है, ओके फाइन। तो फाइन, आज वी कैन एंड सेशन टुडे इन दिस फॉर दिस वीक एंड वी कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, हैव अ गुड डे।
बाय बाय ओके सर बाय बाय